मोहतरम जनाब जावेद अहमद साहब, चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ ग्रामी, दोस्त, बुज़ुर्ग और मिल्लत के सिपाही, ये कह सकता हूँ मैं, इस शहर के चुनिंद लोगों को ही दावत में शामिल किया गया है। यहाँ के मुअज़्ज़िज़ हज़रात ने इस बात के पे फ़ैसले पर आई कि आपको ही चुना जाए, तो इसलिए यहाँ की भीड़ की अहमियत उससे ताल्लुक़ नहीं है। चंद अफराद से ये बात और कलाम हमें करना था। हमारे बीच में चीफ़ गेस्ट जनाब वज़ीर अहमद अंसारी साहब अपनी कीमती वक्त और मसरूफ़ियात के बाद ये प्रोग्राम को शेयर करने के बाद उन्होंने रज़ामंदी दी। हमारे बीच में अकरामुल जब्बार साहब हैं, हम में सबसे सीनियर हैं, रिटायर्ड IRS हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में सूबों में उन्होंने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ बरसों से वफ़ पे उन्होंने अपने आप को वफ़ कर दिया है। अल्लाह ताला कबूल करे। हमारे बीच में तमाम वो हज़रात जिनको मैं नाम से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन उनकी यहाँ पर मौजूदगी इस बात की दलील है कि हमारी दावत यानी फ़ोरम की दावत पे उन लोगों का इस्तकबाल है, वेलकम है, खैर मकदम है, तो हम अपनी आवाज़ को यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, मैं मुख्तसर सफ़रनामे को मुख्तसर वक्त में मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। चूँकि ताख़ीर हो गई है, एक अहम प्रोग्राम चल रहा था जो भी बहुत ही अहमियत का हामिल था। हमारे बीच में इस शहर के ऐसे शख्सियत यहाँ पे शामिल है जो सामाजिक कारगुजारी और दीनियात से उनके काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। जैसा कि आपने सुना अभी खालिद भाई को, ये लखनऊ से अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते हुए प्रदेश के दूसरे हिस्सों में, ज़िलों में, शहरों में, कस्बों में तरह तरह के काम को ये अपनी फ़राइज़ को अंजाम देते हैं और ये मोटिवेट करते हैं। चूँकि हम लोग किसी पूर्वी ज़िले से या पश्चिमी ज़िले से मुख्तलिफ़ शहरों से जाते हैं, तालीम लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को उसमें रमा देते हैं, गंवा देते हैं। जब किसी सोशल रिफॉर्मर से ताल्लुक़ होता है तो फिर वो अपने आप को बताता है कि इस कमाई, इस दुनिया फ़ानी से बेहतर चीज़ें और भी हैं। इसलिए कुछ काम हमें ऐसा भी करना है जो आने वाले मिल्लत की जो नस्लें हैं वो समझ पाएँ कि ये भी एक काम है और ये सही टाइम है। कोई चीज़ देर नहीं होती है, हर चीज़ में अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। इस उन्वान में हमने इस पूरे औक़ाफ़ को, चूँकि हमारे बीच में बहुत माहिरीन हैं, आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों को बताएंगे, और ऐसे लोग हैं जो पॉलिसी मैटर में उनका दखल है, ऐसे लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ॉर्म में काम किया है, पुलिस रिफ़ॉर्म में हैं, पुलिस की कारगुजारी से वाकिफ़ हैं। तो इस वफ़्त का ताल्लुक़ जो है हर सूबे से है, पुलिस से भी है, रेवेन्यू ऑफिसर से है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से है, सामाजिक लोगों से भी है और दीनी सूबे से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उसकी भी अहमियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में जो है वो सारे शख्सियत मौजूद है, आप लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश चैप्टर क्यों चुना गया, या आप ये कह सकते हैं कि हिंदी बेल्ट क्यों चुना गया। मुल्क में एक कानून है औक़ाफ़ से मुतल्लिक़, लेकिन दो हिस्से में इसकी तस्वीर अलग देखी गई। साउथ के जो हिस्सा है औक़ाफ़ को उन्होंने बेहतर मैनेज किया और बेहतर रिज़ल्ट जो है उन्होंने पिछले 70 साल में कायम किया, जिसमें तालीम इदारे, पैरामेडिकल कोर्सेज़, स्किल हब बनाया। उन्होंने खुद भी अपने आप को मजबूत किया और मिल्लत को भी खूब उन्होंने नवाजा। जब हम नॉर्थ के हिस्से में आते हैं, जिसमें हिंदी बेल्ट मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये हमारे जो हरियाणा है, पंजाब है, मुख्तसर कह सकते हैं, ये हिस्सा जो है इनमें काम नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी शक्ल में छोटे छोटे हिस्से में काम हो रहा था, लेकिन इसका इज्तिमाइयत तौर पे कोई उसका बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं था। कोशिश की गई, हमारे बीच में जुडिशरी से जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं, सामाजिक कारगुजारी से जो जुड़े हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई और ये बताया गया कि ये काम हमें खुद करना है। सरकारों का आना जाना रहेगा, लेकिन ये काम हमें खुद को करना है। इसमें हमें लोगों को बेदार करना है,
और अपनी इबादतगाहों के डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर कराना है। इस सफ़रनामे में 2 शहर को चुना गया, बुलंदशहर और मऊ। गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मऊ, बलिया, आज़मगढ़ एक मंडल है। इसी तरह वहाँ पे बुलंदशहर, गाज़ियाबाद और मेरठ मंडल में आता है। ये मऊ को इसलिए चुना गया कि ये इस इलाके के पॉपुलेशन और कई सूबों में ये बेहतर अपना कद रखता है। चेयरमैन साहब, साबिक चेयरमैन साहब, मौजूदा चेयरमैन साहब तकरीबन ये अल्टरनेट में आते हैं और ये हर बार एक नई काम करके जाते हैं। हमने दोनों लोगों से ये दीन के काम का मैंने फ़ायदा उठाया। मौजूदा चेयरमैन साहब से मैंने ये बात अपनी रखी कि मऊ को चुनने की वजह थी, ये शहर जो है 40% नज़ूल पर है। ये शहर जो है 40% नज़ूल के ज़मीन पर है, जो सरकारी किस्म की ज़मीन होती है। तो रिहाइश जो आपका है वो आपकी मर्ज़ी है, जिस पे रहें जैसा रहें, लेकिन नज़ूल ज़मीन जो है सरकारी होने की वजह से आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसके डॉक्यूमेंटेशन करें। सरकार का ये कहना है कि पब्लिक ज़मीन, पब्लिक डोमेन में ये सब चीज़ आती है, मस्जिद, मंदिर, पंचायत घर, बंजर, ये सब चीज़ पब्लिक डोमेन में आता है, तो इसके भी डॉक्यूमेंटेशन कराइए। इस डॉक्यूमेंटेशन के पहल में नगर पालिका, नगर पंचायतों और ग्राम समाजों का अहम भूमिका है। किसी भी एक पीस लैंड जो होती है उसके भी कागजात होते हैं या बना लिए जाते हैं। तो चेयरमैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस कारगुजारी को आगे बढ़ाते हुए जितनी शहर में हैं रिलीजियस स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, उसमें हमारी भी है, गैर भाइयों की भी है, इन्होंने उसको डॉक्यूमेंटेशन किया। उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे मऊ की जो सर्वे से मालूम हुआ है तकरीबन 360 या 400 के आसपास सिर्फ मस्जिद हैं, जो 40 या 42 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में जो शहर बसा है। छोटी बड़ी मस्जिदें, उसमें मदरसे नहीं हैं और कब्रिस्तान नहीं है, जो तादाद बताई गई है। इसमें हमारे काम में जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम लाने वाले जमीयत के दोनों सरबराह, उन लोगों ने इसमें खूब एनर्जी भरी, खूब ताकत भरी, खूब मेहनत कराया। रिकॉर्डेड टाइम में तकरीबन 200 से ज़ायद फार्म जो है इस शहर के जमा हो चुके हैं, जिसमें जैसा कि अभी हमारे खालिद भाई ने बताया कि वक्फ बोर्ड की कारगुजारी से सब वाकिफ़ हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस करके वेरिफिकेशन करा लिया गया है, कुछ के सर्टिफिकेट भी तैयार हो गए हैं जो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। वो एक लंबी जद्दोजहद है वफ़ की कारगुजारी से, हम सबको मिल के उसको सही करना है, क्योंकि वो भी हम में से ही लोग हैं, लेकिन वो सरकारी लोग हैं, उनके अपने काम करने का तरीका अलग है। इस प्रोजेक्ट का सिर्फ मकसद ये नहीं था कि हम आपको डॉक्यूमेंट करके बना के दे दें, इसके पीछे थीम है। हर मस्जिद का एक अपना डेटाबेस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद का मैनेजमेंट कमेटी, उसके इमाम, उसके हुजरा, बैतुल माल है कि नहीं, मदरसे, लाइब्रेरी, फार्मेसी, ये बहुत छोटा सा डेटा है लेकिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। हर मस्जिद को एक सोशल डेमोग्राफी में काम करना है। उस मस्जिद का काम सामाजिक ज़्यादा होना चाहिए, जिससे वहाँ के लोग कनेक्ट हों। और इससे आप देखेंगे कि जब ये चीज़ें होंगी तो आपका डायनेमिक रोल होगा और आप अपनी चीज़ को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इस बात को मैंने गाज़ियाबाद में का भी हम आपको एक केस बताएं कि इंक्रोचमेंट के केसेस जो हैं वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे औकाफ भी ज़्यादा हैं और वहाँ पे इस तरह के लोग भी ज़्यादा हैं जो हम में से तादाद ज़्यादा रखते हैं। पूरब में अल्हम्दुलिल्लाह ये कैफियत नहीं पाई जाती है। इंक्रोचमेंट में उसका सबसे कम हिस्सेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अवेयर है, वो दीन में भी बेहतर है और दुनियावी तालीम में भी थोड़ा सा पश्चिमी हिस्से से बेहतर है। इन लोगों के साथ काम करना आसान था, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस बेहतर है। पश्चिम में एक काम हुआ है वो जो इनक्रेजिंग है पूरब के लिए, जैसे कि मस्जिदों, कब्रिस्तानों की जो औकाफ़ की जो ज़मीन है वो खुद के इस्तेमाल में लोगों ने कर रखा है। कुछ ज़मीन ऐसी हैं, डासना एक कस्बा है, तहसील भी है गाज़ियाबाद का, जहाँ पे 25 सालों से 250 झुग्गियाँ 36 बीघे में फैली हुई है और उस पर इल्लीगल इंक्रोचमेंट था।
फोरम की जानिब से वहाँ की जो लोकल कमेटी थी, परसुएशन के ज़रिए एंटी भू माफिया एक्ट के तहत, ये बहुत ही प्रभावी और बेहतरीन एक्ट है। जो सरकारी ज़मीन है, चूँकि वक्फ भी एक सरकारी किस्म की ज़मीन है, इसलिए उन्होंने उस कार्रवाई करते हुए उसको खाली कराया। सवाल ये है कि अब खाली तो हो गया, लेकिन वो फिर इंक्रोच हो जाता है। तो जैसा कि अभी हमारे और स्पीकर हैं वो आपके सामने रखेंगे, उनका बेहतर इंतज़ाम कैसे हो, तालीमी, हेल्थ के लिए या किसी और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कैसे हो। जैसा कि मैंने बताया कि साउथ के लोगों ने इसको बेहतर इस्तेमाल किया। ये मिल्लत को तय करना है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड का होना ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड में जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपकी उसको लीगल सेंसिटी होती है, फिर उसके अख्तियारात होते हैं। अगर आप सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर दर्ज है तो उसके लिमिटेड अख्तियारात हैं। और राजस्व की जो किस्में हैं, हर 5 साल के बाद लैंड यूज चेंज होता है। अगर ऐसी ज़मीन जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसका खैर खबर नहीं रखते हैं, तो वो कुछ ऐसे लोग जो होते हैं कस्बों में, शहरों में, जो उसको खुर्द-बुर्द करने के लिए सलाहियत रखते हैं। तो अव्वलीन वो रिकॉर्डेड या तो राजस्व में हो या वो रिकॉर्डेड वक्फ बोर्ड में हो। वक्फ बोर्ड में अगर रिकॉर्डेड है, इट मीन्स वो राजस्व में भी रिकॉर्डेड है। मुख्तसर ये कहना है कि ये काम हमें करना है। सरकारों के पास मैन पावर कम है, यानी वक्फ बोर्ड के पास कम अफराद कम हैं, वो काम करने में उतने कैपेबल नहीं हैं। स्टाफ बुज़ुर्ग हो चुका है, वो कई बार इस पर तवज्जो नहीं देता है। उस बीच में वो इंक्रोच हो जाती है और डैमेज हो जाती है। तो हमें हर ज़िले में एक यूनिट बनानी है, कस्बों में बनानी है, ताकि वो उस पर ख़बर रखे और अपने सेंट्रल कमेटी को बताए। और ये कानून के ज़ाब्ते में पूरे अख्तियारात हैं। किसी से कोई आपको बलवा नहीं करना है, किसी से कोई लड़ाई नहीं करना है। गवर्नमेंट इस बात पे आमादा है कि किसी भी तरह की ज़मीन सरकार से अगर ताल्लुक़ रखती है, पब्लिक डोमेन में रहती है, वो इंक्रोच नहीं रहेगी, उसको खाली कराएगी वो। इसलिए कानून जो है उसका बहुत अहम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2013 अमेंडमेंट एक्ट है, वो काफ़ी पावरफुल है, उसकी भी बेदारी हमारी ज़िम्मेदारी है। अब इसकी कैसे हो, मस्जिदों से, इस तरह के सेमिनार से, मस्जिद के मेंबर से। जैसे जुमा खुतबा होता है, फ्राइडे में जो खुतबा होता है, वहाँ हमारे इमाम हजरात जो खुतबा डिलीवर करते हैं, जो तकरीर करते हैं, वो बताएं कि दीन से ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने दीन की मदद की, उसकी मदद अल्लाह ताला ने की और उसको साबित कदम किया, इसका मतलब उसको कामयाब किया। तो आप कहीं से इसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम लोगों के एफ़र्ट को कबूल करे और उसे कामयाब करे। वो चुनता है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि ताकतवर आदमी हो, पैसे वाला आदमी हो, हैसियत वाला आदमी हो, वो किसी से काम करा सकता है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारी औकात तहफ़्फ़ुज़ हो और उसको बेहतर इस्तेमाल में लाया जाए। हम लोग के बीच में ऐसे शख्सियत यहाँ पर हैं जिनके तजर्बे बहुत लंबे हैं, वक्त कम है, हमें सबको साथ आपको शेयर करना है। हम उन लोगों को ज़रूर दावत देंगे कि जिनके क्वेश्चन कोई सवाल जवाब होंगे तो उसके लिए अलग से वक्त दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं अपने बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि एक अहद हो यहाँ पे, ये पूर्वी प्रदेश का एक मरकज़ बने जिसमें एक बेहतरी का उन्वान हो। आने वाली टेक्नोलॉजी, आने वाले तकनीकी और जदीद चीज़ों का इस्तेमाल हो। और हमारी मस्जिद 1440 वर्ष के पहले जिस तरह से डायनेमिक सेंटर थी, जिसका काम सामाजिक, दीनी और रूहानियत से ताल्लुक़ था, एक ही तरीका है जिससे आपकी वापसी हो सकती है। और एक बेहतर कदम होगा, क्रिएट ए मॉडल। हर शहर में एक मॉडल होना चाहिए। एक मस्जिद हर तरह से लैस होनी चाहिए, वहाँ पे लंगर का भी इंतज़ाम होना चाहिए, वहाँ पे दुनियावी चीज़ों का डिस्पर्सन होना चाहिए, यानी उसमें फैलाव, यानी कोई कंप्यूटराइज चीज़ है, कोई दीन से ताल्लुक़ है, कोई फतवा से ताल्लुक़ है, कोई कानून की जानकारी है, गवर्नमेंट की n नंबर ऑफ़ स्कीम्स हैं, एक सेंटर होना चाहिए। वो क्यों इधर इधर जाता है? मेरी खातून हैं, घरों में हैं, उनको कहाँ जाना, किसी दुकान पे क्यों जाने की ज़रूरत है? मस्जिदें करोड़ों रुपये की बनी हैं, लेकिन एक 4x4 का स्पेस नहीं है जहाँ बैठ के वहाँ से मिल्लत का भी कारोबार, मिल्लत की जानकारी, समाज की जानकारी, गवर्नमेंट की स्कीम, तालीम से ताल्लुक़, बहुत सारी स्कीमें सरकार ने शुरू किया है जो आप उन तक पहुँचाना है। इसलिए अब वो सिर्फ नमाज की जगह नहीं होनी चाहिए, नमाज की सिर्फ जगह नहीं होनी चाहिए, हमारे मिल्लत की सारे अफेयर्स वहाँ से डील होने चाहिए और सिर्फ फलाह और बेहतरी के लिए होनी चाहिए।
खालिस। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि आप मस्जिदों को क्लस्टर में कन्वर्ट करिए। लेट से 360 मस्जिद हैं, क्रिएट 20-20 क्लस्टर, यानी 20 की तादाद में। गिव देम एम्पावर, उनको एम्पावर करिए, उनको बेहतर करिए, वो आपकी चीज़ों को डील करेगी। ये मॉडल केरल में है, ये मॉडल जो है कर्नाटका में है, और बनारस में भी कुछ दिन तक ये चला, लेकिन उस वक्त एक्टिंग नहीं है वो। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें थी जिनको मुझे हाईलाइट करना था। आप इस पे गौर करें, और कोई भी इस मीटिंग के ख़त्म होने से कम एक चीज़ तय हो कि फ़लाँ मोहल्ले में, फ़लाँ वार्ड नंबर में ये मस्जिद है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमें सेंटर बनाना है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ना है और मिल्लत को उस हमें फ़राहम करना है। कम से कम ये आज होना चाहिए कि हमने आपके मस्जिदों का 220 मस्जिदों का डेटाबेस तैयार कर लिया है। एक परमानेंट स्टाफ है जो इसको काम करते हैं यहाँ पे, और उनको आप कुछ कंट्रीब्यूट करिए और वहीं के लिए, उसी मस्जिद में फ़लाह के लिए काम करिए। एक ऑपरेटर आपकी 50 चीज़ों को काम कर सकता है, वो आप क्रिएट करिए, उसका लोकल फंड बनाइए और यहीं पे खर्च करिए। तो एक मस्जिद, मैं ये उम्मीद करूँगा जो हमारे हजरात हमारे बीच में हैं, जो सरबराह हैं हर फील्ड में, शोबे में, वो आज ये तय करेंगे कि इस पूरे शहर को 4 हिस्से में बांट के हर चारों हिस्से में एक मॉडल के लिए एक मस्जिद को चुनें, और जो ये सर्वे हुआ है इस सर्वे का इस्तेमाल करें। इस नगर पालिका ने तैयब पालकी साहब के ज़माने में, अरशद जमाल साहब के ज़माने में एक डिजिटल डेटा तैयार किया। हर घरों का डिटेल है, हर लोकेशन का डिटेल है, हर परिवारों का डिटेल है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका फ़ोटो है। आई मीन्स ये अरशद जमाल साहब के पीरियड में ऐसा डेटा बना जो उत्तर प्रदेश में यूनिक था। लेकिन हमारे तैयब पालकी साहब ने जो इस वक्त जो उसको अपनी सर्विस में जोड़ा है वो नायाब है। वो मस्जिदों का डेटाबेस काफ़ी नायाब है। आपका रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में हो, ताख़ीर से हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पाए तकमील तक पहुँचेगा। हमारे जितने हजरात यहाँ पर हैं, हम सबसे ये उम्मीद करते हैं कि अपने जानिब से वो अपना एफ़र्ट करें। हर वक्फ यूज़र यानी मुक्तदी उतनी ही एम्पावर है जितना मुतवल्ली है, जितना मैनेजर है। आप समझते हैं कि एक मुतवल्ली हो गया उसकी काम नहीं, आप भी उतनी पावरफुल हैं, क्योंकि आपकी भी हिस्सेदारी है। आपको भी एक ज़मीन चाहिए थोड़ी सी, जो कब्र में लेटना है एक लंबे टाइम तक के लिए। आपको एक मस्जिद चाहिए ज़िंदगी में जहाँ आपको इबादत करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना है। जब तक नहीं जान रहे थे, अब आप जान गए हैं। और मैं जितने हमारे दीनी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, बेहतरीन सेंटर है, मेंबरों से, मदरसों से ये चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। समाज में जो कुछ चल रहा है सब उससे वाकिफ़ हैं, कहीं अपनी कमी भी है लेकिन उसको दुरुस्त करना है। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और हजरात की बातों से फैज़याब होंगे और हम फिर इस पे आपसे रिव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।